Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. As you all know that we are covering Mohit Bhattacharya's book New Horizons of Public Administration. तो चैप्टर 10 जो है उसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दे रखी थी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में से लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन के बारे में। ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स की जो वीडियो है वो देख ली होगी, और अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आपने शुरू किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कवर करें एंड उसके बाद में इस बुक को उठाएं, बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है मे भी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है आपके समझने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। Leadership has been variously defined to mean an attribute of personality, a positional characteristics, and an attribute of behavior. लीडरशिप हम बोलते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, ड्यू टू हिज पर्सनालिटी लोग उसकी बात मान रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो लीडर बना है। हो सकता है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करता हो तो उसकी पोजीशन की वजह से उसको लीडर डिक्लेयर किया गया हो, या फिर लीडरशिप उसको एक उसके बिहेवियर में है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं, उसका जो बिहेवियर है उसकी वजह से वो लीडर हो, है ना। तो अलग अलग तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया गया है, बट इसकी जो सबसे अलग फीचर है इस लीडरशिप का वो ये है कि लीडर्स बेसिकली, या लीडरशिप से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को परसुएड करें हमारा काम पूरा करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लोगों को बनाना, परसुएड करना उनको कि हम इस जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसको हम लीडरशिप स्किल बोलते हैं। ठीक है, वो खुद की मर्जी से खुश होकर के वो काम करे, इंस्पायर होकर के एनर्जी के साथ अगर वो काम करे, दैट मीन्स द लीडरशिप इज सक्सेसफुल। It has been suggested that there are 5 major bases of power that are used in any influence transaction between a superior and a subordinate. 5 तरीके होते हैं जिसमें जो पावर का ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलता है, या फिर जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट किस तरीके का होता है। इसमें 5 तरीके हैं: रिवॉर्ड, कोअर्सिव, लेजिटिमेट, रेफरेंट एंड एक्सपर्ट पावर्स। जो पहले 3 है, रिवॉर्ड, कोअर्सिव एंड लेजिटिमेट, ये आते हैं आपके फॉर्मल तरीके से, मतलब उस जो पर्सन है आपका, जो सुपीरियर है, उसके पास अथॉरिटी है एंड विद द यूज ऑफ दैट अथॉरिटी ही कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड, रिवॉर्ड, कोर्सिव या लेजिटिमेट। फिर आता है 2 और हैं, रेफरेंट एंड एक्सपर्ट। रेफरेंट का मतलब होता है जो पर्सनल रिलेशन, पर्सनल जो एक केमिस्ट्री होती है बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे रेफरेंट पावर का यूज हो रहा है यहाँ पे। एक्सपर्ट पावर होता है जो सुपीरियर है उसकी खुद की स्किल्स होती हैं, उसकी एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। ठीक है, यानी एक सुपीरियर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है, मतलब तो वो कुछ लीगल तरीके अपना सकता है, या मैं कहूँ फॉर्मल तरीके, और कुछ जो है वो उसकी खुद की पर्सनल ट्रेट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे अगर सबऑर्डिनेट के साथ उसकी अच्छी बनती है, ये जो रिलेशन है काफी अच्छा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट मान लीजिए, या वैसे भी उसकी बात मानते हैं। दूसरी बात ये कि उसकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो इतनी अच्छी है, या उसके जो गुण है उसमें इतने अच्छे हैं कि वो अब लोगों को परसुएड कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, 5 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर। फिर आता है कि लीडरशिप अकॉर्डिंग टू फिलिप शेल्जनिक आर क्रिएटिव मैन। लीडर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव मैन होते हैं, उनका काम है पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप है ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन आपके जो गोल है वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। आज कुछ और हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद अलग हो, 1 साल के बाद अलग हो,
तो देयर इज अ कंटिन्यूअस रीडेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज डेफिनेशन इन की इंस्टीट्यूशन। जैसे आपके गोल्स चेंज होते हैं वैसे पब्लिक इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है, जो डेफिनेशन है, वो भी चेंज होती रहती है। भी आज के दिन अगर आप बात करो 21st सेंचुरी में, या मैं कहूँ 2021 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में कि कोविड से कैसे आप उनको बचा सकते हो, और दूसरा कि जो कोविड की चपेट में आ चुके हैं वो कैसे रिकवर कर पाएंगे, राइट। आज के दिन पब्लिक इंटरेस्ट में यही है, बट ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 10 सालों तक कॉन्टिन्यूसली ये रहेगा, या फिर आज से 2 साल पहले भी यही था। तो पब्लिक इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। शेल्जनिक ने कुछ लीडरशिप के ना, या मैं कहूँ लीडर के कुछ काम बताए थे, और वो क्या थे। एक लीडर सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन के मिशन एंड उसके रोल को डिफाइन करता है, भी काम क्या है, इंस्टीट्यूशन का मिशन क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। फिर वो इंश्योर करता है कि जो पर्पस है इंस्टीट्यूशनली कैसे उन पर्पस को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। देन द डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। लीडर कभी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, उसका मेन काम होता है अपने इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को डिफेंड करना, मेंटेन करके रखना। एंड फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटरनल कंफ्लिक्ट। आपस में अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करना, चीजों को सही ऑर्डर में लेकर के आना, ये भी क्या है, एक लीडर का काम है। फिर कहते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी जो है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ऑब्वियसली अगर आप मिलकर के काम नहीं करोगे तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। बहुत सारी रिसर्च होती है, और बिहेवियरल रिसर्च जो हो रही है एट प्रेजेंट, उसका मेन फोकस रहा द काइंड ऑफ लीडरशिप बिहेवियर दैट कुड बी रिलेटेड टू लीडरशिप इफेक्टिवनेस। भी ऐसा कैसा लीडर होना चाहिए, उसका कैसा बिहेवियर होता है जिससे लीडरशिप इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। लीडर से जब हम कहते हैं ना इफेक्टिव लीडरशिप, दैट मीन्स द लीडर हैज टू केयर फॉर बोथ पीपल एंड द प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको ना ये भी इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन सही हो रही है, और उसको ये भी इंश्योर करना है कि लोगों को भला भी हो रहा है। तो वो उनको सोशियो इमोशनल सपोर्ट देता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा सके, ठीक है। वॉरेन बेनिस यहाँ पर दो टाइप की लीडरशिप को एक्सप्लेन करते हैं, एक तो आपका ट्रांजेक्शनल और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नाम से पता चल रहा है ट्रांजिट करना, बदले में कुछ आपको मिल रहा है तो आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल होता है कि आपने कभी स्पीच सुनी है, उस स्पीच सुन के आपने इतना जोश आ गया, इतना मतलब इंस्पायर हो गया आपके, अब तो वो काम करना ही करना है। तो वो भी क्या एक लीडर की क्वालिटी होती है। ट्रांजेक्शनल है कि आप काम करो, आपको सैलरी मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, उसमें रिवॉर्ड है ना, वो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप है। ट्रांसफॉर्मेशनल है कि आपको इतनी अच्छी स्पीच दे दी, आपको इतना मोटिवेट कर दिया काम करने के लिए कि अब आप बिना किसी रिवॉर्ड के भी काम कर लोगे, ठीक है। यही है ट्रांजेक्शनल एक्सचेंजेस रिवॉर्ड फॉर सर्विस और परफॉर्मेंस। और ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लीडर टू रीच द सोल ऑफ अदर, कि उनकी जो होता है ना, मन को आपने छू लिया, आपने स्पीच दी, आपने इतना अच्छा उनके साथ बर्ताव किया, तो वो अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसमें खुद का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो इंस्पायर होते हैं सो दैट दे कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज देयर इंडिविजुअल गोल। लीडरशिप रिक्वायर फॉलोअर हु रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द लीडर्स कॉल फॉर कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। जितने भी लीडर हुए हैं, ऑब्वियसली लीडर वो इसीलिए बने बिकॉज लोगों ने उनको फॉलो किया। तो ऐसे लोग होने चाहिए, फॉलोवर भी ऐसे होने चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे इन अ पॉजिटिव मैनर। लीडर जब उनको कोई काम करने के लिए कहे, क्रिएटिविटी लाने के लिए कहे, तो वो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। ऐसे लोग होंगे तभी अच्छी रिलेशनशिप या अच्छी लीडरशिप स्टैब्लिश होती है, इफेक्टिव लीडरशिप बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है लीडरशिप का, यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, डिफरेंशिएशन है। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जो अल्टीमेट एम है पब्लिक वेलफेयर का वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे ज्यादा एजेंसीज बन रही हैं, organizational differentiation reaches the stage where the different segments tend to work in isolation from one another and the achievement of overall objective suffers। होता ये है कि पहले ना सारा काम एक ही एजेंसी करती थी मोस्टली, ठीक है। अब फंक्शनली डिफरेंशिएट होने लगा तो हर काम के लिए अलग अलग एजेंसी बनने लगी है।
वो ना इतनी ज्यादा उनके बीच में अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आइसोलेशन में काम करती हैं और अपने आप में एक अलग से यूनिट बना लेती हैं। बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको सफर ना करना पड़े। हर्बर्ट साइमन जाने जाते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए, बट साथ ही साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी कहा था कि कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन और एक होता है सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन है ना, आपका काम करने के तरीका ही ऐसा है कि उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है। फिर फाइल यहाँ से वहां जाएगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको फिर जवाब देना पड़ेगा, तो प्रोसीजर के अंदर ही कोऑर्डिनेशन ऐड कर दिया जाता है। ओके, so it is exemplified by the design of organization itself that establish the line of authority. इसमें डिलिमिट करती है the sphere of activity and specify the relationship among the member of the organization. But जो substantive coordination होता है ना, that is related to the content of the organization. अब ये क्या होता है content of the organization basically? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक जैसे स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट है। ओके, ये प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन दिखाता है। बट एक एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें काफी सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया गया है, दैट विल रिप्रेजेंट द सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन, बिकॉज उसका कंटेंट ऐसा है कि उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं जेम्स डी थॉमसन कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी तीन टाइप की होती है, और फिर कोऑर्डिनेशन इंटरडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन भी तीन टाइप का बताते हैं। कोऑर्डिनेटिंग डिवाइस भी उन्होंने बताया कि तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस की बात करेंगे। पहला उन्होंने बताया था पूल्ड इंटरडिपेंडेंस। अब ये क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है या बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक डिपार्टमेंट ऑटोनॉमसली बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट ऑल दो ऑटोनॉमस वे में बिहेव कर रहा है, बट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा आता है इंटरडिपेंडेंस, सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 डिपार्टमेंट है, यहां से काम शुरू होता है, इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट होगा, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, और इसका इनपुट आउटपुट जो है वो इसके लिए इनपुट होगा। सीक्वेंस में चलेंगी चीजें। तो अब क्या है, इनको आपस में इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक का आउटपुट, एक का रिजल्ट या प्रोडक्शन दूसरे के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। तीसरा है रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस। इसमें 4 यूनिट है, ठीक है, और हर एक का आउटपुट किसी दूसरे के लिए क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, कि एक का रॉ मटेरियल दूसरे के लिए इनपुट है, दूसरे का रॉ मटेरियल, दूसरे का जो आउटपुट है वो किसी और के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक सीक्वेंस में चल रही थी चीजें, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का जो आउटकम होगा, जो आउटपुट होगा, वो दूसरे के लिए इनपुट हो रहा है। जैसे कोई भी एयरलाइन है, ठीक है, एन एयरलाइन, द प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस यूनिट इज एन इनपुट फॉर द ऑपरेशन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेबल एयरक्राफ्ट। भी मेंटेन नहीं करके देंगे तो वो ऑपरेट कैसे करेंगे। एट द सेम टाइम अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, दैट विल लेड टू द सर्विस एयरक्राफ्ट, या सर्विस में जाएगी वो चीजें, है ना। इस तरीके से हम वी कैन से कि एक डिपार्टमेंट का जो इनपुट है वो दूसरे के लिए आउटपुट बनता है, और एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है। ओके, डोंट बी सो कंफ्यूज्ड, जब आप इसको पढ़ोगे बहुत इजी सा दिया हुआ है, आप उसको पढ़ते ही समझ जाओगे। जेम्स डी थॉमसन के जो भी आइडियाज थे अबाउट द इंटरडिपेंडेंसी एंड द कोऑर्डिनेशन। 3 तरीके बताए उन्होंने कोऑर्डिनेशन के, वो क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, रूल्स बता दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपने काम करना है। एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है।
तो ये ना जहां पर स्टेबल और रिपीटेटिव सिचुएशन है उसके लिए ये तरीका सबसे बढ़िया है कोऑर्डिनेशन का। जब बार बार एक ही काम रिपीट हो रहा है तो सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड वाला। एक पहले ही ना एक प्रोसेस बता दिया कि ऐसे काम करना है, बस बात ही खत्म। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन बाय प्लान। शुरू में हम प्लान करके चलते हैं और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट मतलब कि जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया और हमने कम्युनिकेट किया हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो चीज हमने अपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर की, तो हम म्यूचुअली एडजस्ट करके कोऑर्डिनेशन को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं कोऑर्डिनेशन के, जैसे फॉर्मल लीडरशिप रोल हो गया, कमेटीज होगी या स्टाफ यूनिट होते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 जो है आपका वो कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, जो कि बेस्ड है आपके इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस पे। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी टैब अगर आप चेक करोगे ना यूट्यूब चैनल पे जाकर के, तो वहां पर लिंक शेयर किया गया है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर और कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। 9896859767 आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।